वो बारिक ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है कि वो इज़ा की शादी किसी भी हालत में दामियार से करवाने के लिए राज़ी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे भी राज़ी होगा। वो कमरे में दाखिल हुई तो फ़ौरन ही बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए बता दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चाहती हैं कि ये रिश्ता हो जाए। और बारिक के गुस्से से साफ लग रहा था कि वो हरगिज़ किसी कीमत पर इज़ा की शादी दामियार के हक़ में नहीं करने देगा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? बारिक को भला इस शादी पर क्यों एतराज़ होगा? मेरा मतलब है वो तो उसे काफ़ी पसंद करता है। मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी पर किसी तरह का एतराज़ उठाएगा। क्या वजह बताई है उसने? वो परेशानी से पूछने लगी। वजह ये है कि उसे दामियार ठीक नहीं लगता हमारी इज़्ज़ू के लिए, और मेरे ख़्याल में उसके भाई होने के नाते वो ठीक फ़ैसला कर रहा है। मैं इसमें कुछ गलत नहीं है। हर भाई की तरह वो भी अपनी बहन की भलाई ही चाहता है। वो उन्हें समझाते हुए बोले थे, क्योंकि बेटे के खिलाफ जाने के बारे में वो भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त उनका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा था। दामियार बदल गया था, लेकिन फ़िलहाल उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं अब आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो सोचे ना। उसामा, इस तरह के रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं और फिर दामियार गैर थोड़ी है, हमें एक दफ़ा उस पर भरोसा तो करना चाहिए ना। इस तरह से यूं इनकार करना भी ठीक नहीं। आप आजमा लें उसे। वो जैसे उन्हें किसी तरह भी किसी भी हालत में मनाना चाहती थी। बात आजमाने की नहीं है बेगम, बात यह है कि हमारा बेटा राज़ी नहीं इस चीज़ के लिए, और जहाँ बारिक राज़ी नहीं है वहाँ यकीनी सबका राज़ी होना भी तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इतना तो आप भी समझ सकती हैं। कल वलीमा होगा, उसके बाद आप अम्मी जान को बता दीजिएगा बारिक के बारे में, ताकि वो खुद ही दामियार को इनकार कर दें और ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। बाकी हम दामियार को यकीन दिला देंगे कि रिश्ता हो या ना हो, हमारे और उसके जुड़े रिश्ते पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे घर का बेटा है और हमेशा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ आने के लिए उसका इस घर से कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी हो। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। कल वलीमे के बाद मैं अम्मी जान को बता दूँगी, बाकी बात वो खुद कर लेंगी और वो दामियार को हमसे बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगी। बाकी अगर ये रिश्ता हो जाता तो अच्छा था, लेकिन जहाँ हमारे बेटे नहीं मानते वहाँ के बारे में हमें भी नहीं सोचना चाहिए। वो जैसे उसामा की बात को अच्छे से समझ गई थी। उसामा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गए, जबकि वो उनके करीब से उठकर सोने की तैयारी करने लगी। उसकी आँख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उठकर बैठते हुए उसने वॉशरूम का दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो खुला हुआ था। क्या शहीर रात को घर नहीं आया था? वो परेशानी से सोचने लगी थी। काफ़ी देर तक वो उसका इंतज़ार करती रही और फिर आखिर थक हार कर सो गई थी। न जाने उसकी वापसी हुई भी थी या नहीं। वो अपनी सोचों में मगन उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी थी जब उसे अपने गले पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने अपने गले पर हाथ रखा तो वहाँ एक खूबसूरत सी गोल्ड की चेन थी, जिस पर शहीर का नाम लिखा था। इसका मतलब शहीर रात को उसके सोने के बाद घर आया और उसी ने ही ये चेन उसके गले में पहनाई थी। ये चेन बेहद खूबसूरत थी। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। शायद उसकी नींद के ख़राब हो जाने का सोचकर उसने उसे जगाया नहीं होगा, लेकिन उसकी तरफ से ये मिलने वाला तोहफ़ा बेहद खूबसूरत था। उसे बहुत पसंद आया था। उठकर आईने के सामने आती उसने खुद को आईने में देखा, जहाँ ये चेन और भी हसीन लग रही थी। अपनी चेन को हाथों में लेते उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई थी। आज उनका वलीमा था। कल दोपहर में शहीर ने उससे कहा था कि वो उसके साथ कराची चले, वो उसके बाबा को ले आएंगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वो बाबा को ना तो लेने जाएगी और ना ही उन्हें कभी यहाँ आने के लिए कहेगी। जो कुछ भी हो चुका है, फ़िलहाल वो अपने बाबा को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। वो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता था, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। आखिर वो भी कब तक लड़ता। खामोश होकर कमरे से निकल गया और फिर रात को न जाने कब आकर उसे ये चेन पहनाई थी, लेकिन इस खूबसूरत गिफ्ट से मुतासिर होकर वो अपने बाप की बदनामी भूल नहीं सकती थी। हाँ, वो उस शख्स को माफ़ नहीं कर सकती थी। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी ये सच था कि उसका बाप भरी महफिल में रुसवा हुआ था। उसका सर झुका था, सिर्फ उसके एक जुमले की वजह से, और उसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। बेशक उसके बाप ने उसके साथ उसे रुखसत किया था। इस रिश्ते से जुड़े वो अपने तमाम फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कसक थी जो शायद अब मरते दम तक ही ख़त्म होती थी। वो नहाकर बाहर निकली तो शहीर को आईने के सामने खड़े देखा, और उसे देखकर मुस्कुराते हुए वो उसके पास आया और उसके माथे पर आगे बढ़ते हुए अपने लब रखे। गुड मॉर्निंग मेरी जान, यकीनन तुम्हारी रात अच्छी गुजरी होगी। मैं तो बहुत देर से आया था। आज रात को तो डर नहीं लगा था क्या तुम्हें? वो दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, आज तो बारिश नहीं हो रही थी ना, मुझे बिजली के कड़कने से डर लगता है, उसने फ़ौरन बताया। कहीं वो ये ना समझ ले कि वो हर चीज़ से खौफसदा रहती है। अच्छा, मतलब सिर्फ बारिश की कड़क पर ही तुम मेरे करीब आओगी? चलो कोई बात नहीं, तुम खुद ना आना, हम चले आएंगे। खैर गिफ्ट कैसा लगा? वो बात बदलते हुए बोला। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया।
उसने तारीफ़ करते हुए किया तो वो दिल फरेब आखिर पसंद किसकी है। और मोहतरमा, ये शुक्रिया वाली फॉर्मेलिटीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं। क्या सारी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करती रहोगी? वो उसकी कमर में हाथ डालता कर नज़दीक खींच चुका था। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें पार्लर छोड़ने जाना है और तुम्हारे साथ बाकी तीनों को भी। वलीमा तकरीबन 2 बजे शुरू होगा, मैरिज हॉल में। उसे अपने नज़दीक करते वो उसके सुर का नारी गाल पर लब रखता आहिस्ता आवाज़ में बता रहा था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जबकि उसकी इतनी कुर्बत पर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरसने लगा, जिसे महसूस करने वो उसे मजीद तंग। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि उसकी इतनी सी कुर्बत पर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरस रहा था, जिसे महसूस करते वो उसे मजीद तंग करता। अपनी गिरफ्त उसकी कमर पर सब कर गया। कल रात मुझे मिस नहीं किया? उसका चेहरा अपनी उंगली से ऊपर करते वो जैसे अपनी मर्जी का जवाब सुनना चाहता था। तुम कोई कोकाफ थोड़ी गए थे जो पीछे से तुम्हें मिस करती। मेरे ख्याल में तुम गालिबन कार्ड्स देने गए थे और वापस अपने घर ही आना था। उसने भी उसे किसी तरह की खुशफहमी में डाले बिना कहा था, बड़ी जालिम हो यार, दिल रखने कोई कह देती कि तुम मुझे मिस कर रही थी, थोड़ी देर दिल ही खुश हो जाता। लेकिन तुम हमारे इस बेचारे दिल को खुश क्यों करने लगी? बल्कि तुम तो खुश रही होगी, पुरसकून नींद जो सोई हो। वो बुरा मनाते बोला, जबकि उसके जवाब पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह हकीकत थी कि कल रात उसके घर देर आने पर वो सचमुच में पुरसकून सोई थी। यही बात है ना? वो जानने पर बसीत था। ये भी सही कहा तुमने, नींद तो मुझे अच्छी आई है, वो बड़े मज़े से बोली। जालिम बीवी, इस तरह नहीं किया जाता। मैंने तुम्हें मिस किया था। आइंदा रात को इतनी देर तक बाहर मत रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। बीवियों वाली धमकी दिया करो यार, शादीशुदा वाली फीलिंग नहीं आ रही। वो उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर करता हुआ बोला था, जबकि उसकी जसारत पर वो घबरा कर पीछे हटी। यार, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे करंट लग गया। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं पार्लर छोड़ कर आता हूँ तुम्हें। वो उसे रिलैक्स करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी में लग गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जोरिश अपने कपड़े और ज़रूरी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह एक बैग में रख रही थी। कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं मुझे छोड़कर अपनी बहन के घर तो नहीं जा रही हो तुम? वो तेज़ी से अंदर दाखिल होते हुए उसके करीब आया, जबकि जोरिश ने घूर कर उसे देखा। हद नहीं हो गई? पार्लर जा रही हूँ मैं, वो उसे घूरते हुए बोली। अच्छा, ये तैयारी पार्लर जाने के लिए कर रही हो? मुझे लगा कहीं मायके जाने की प्लानिंग कर ली है मुझसे छुपते छुपाते। खैर, एक बात तो बताओ कि ये इतना सारा सामान तुम पार्लर लेकर जाओगी? वो उसके गिर्द अपना हिसार बनाता हैरानगी से पूछ रहा था। जी हाँ जनाब, ये सारा सामान लेकर मैं पार्लर जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ तैयार होना है। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक ड्रेस रख के जा रही हूँ, थोड़ा सा मेकअप का सामान और ज्वेलरी, जूते हैं, बस यही कुछ। उसने तफसील से बताया, क्योंकि बैग काफ़ी बड़ा लग रहा था। अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझे कोई मसाला नहीं। वो उसके गाल पर झुकते हुए बोला, इसका मतलब कि अगर मैं मैके जाऊँ तो उसमें मसला है आपको, और अगर मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए जाऊँ तब भी आपको मसला है, और अगर मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए जाऊंगी तो आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे? उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? तुम जानती तो हो कि मेरा गुजारा नहीं है तुम्हारे बगैर। वो साफ अल्फाज में इनकार तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसे ये भी कह गया था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, मतलब वो कहीं नहीं जा सकती थी। आपकी तबीयत कुछ वक्त से ज़्यादा ख़राब है, आपकी वजह से आ भी नहीं सकी। आपी की तबीयत कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से वो आ भी नहीं सकी शहीर भाई के वलीमे पर। तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों उन्हें देखने जाएंगे। वो कुछ उदास बोली थी। हाँ, मैंने भी निसार को फ़ोन किया था, वो भी यही कह रहा था कि उनकी तबीयत अभी तक बेहतर नहीं हुई। ऐसा करते हैं, शहीर और अरूश हनीमून के लिए निकल जाएं तो हम भी हो आते हैं कराची से। तुम भी अपनी आपी से मिल लेना, इतना वक्त हो गया है वो भी तुमसे मिलने आ नहीं सकी। और अस्पताल कब चलना है? वो अपनी बात मुकम्मल करता अपने कपड़े बेड से उठाने लगा, जब उसकी तरफ वो देखते हुए बोली, अस्पताल क्यों जाना है? वो परेशानी से उसकी तरफ मुड़ा। वो दरअसल वो मैं मुझे चेकअप करवाना है। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई, ऐसा कौन सा चेकअप करवाना है तुमने जो तुम्हें इतनी शर्म आ रही है मुझे बताते हुए? वो उसके करीब आता, उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू फैलाता, उसे खुद के करीब कर चुका था। आप समझ जाए ना, मुझसे ज़्यादा सवाल मत किया करें, छोड़ें, मुझे बाहर जाना है। वो अपनी बात मुकम्मल करती कमरे से ही भाग गई, जबकि बारीक मुस्कुराते हुए खुशगवार सी हैरत में मुब्तला हुआ। इज़ा यार, तुम यहाँ बैठी हो, मैं हर तरफ तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शहीर मामू बुला रहे हैं, हमें पार्लर छोड़ने जाना था ना उन्होंने। इबादत उसे ढूंढते हुए छत पर आई थी, जहाँ वो अकेली बैठी रो रही थी। यकीनन तुम रो रही हो पागल लड़की, ये क्या बचपना है? हद होती है किसी चीज़ की। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम उस आदमी से डरती नहीं, दूसरी तरफ तुम घर में किसी को कुछ बताती नहीं, और फिर यहाँ एक जगह छुप कर रोती हो तो कभी दूसरी जगह बैठ कर रोती हो। इबादत परेशानी से उसके करीब बैठते हुए बोली थी। इबादत, आज वो फिर वहाँ होगा ना सबके बीच में। मैं जितना उससे छुपना चाहती हूँ, जितना उससे भागना चाहती हूँ, वो उतना ही मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है।
मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह उसकी हरकतों को भुलाऊं, मैं किस तरह सब कुछ नॉर्मल करूं। मैं अपने आप को उसके सामने मजबूत जाहिर करती हूं, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट, वो घटिया फितरत, मुझे डर लगता है उससे। अगर उसे दोबारा मौका मिल गया तो क्या हर बार मैं अपनी इज्जत बचा पाऊंगी? वो परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। तुम इस बारे में मत सोचो, तुम्हारे 4 भाई हैं यीशु, कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की परेशानी पालने की तुम्हें। हर मसले का हल तुम्हें मिल जाएगा, देख लेना। जिस दिन तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा ना इस शख्स की हकीकत, वो खुद ही हर मसले का हल निकाल लेंगे। तुम देख लेना। किस मसले का हल? और ये यहाँ पर कौन सी बातें चल रही हैं? शहीर जो ईज़ा को ढूंढते हुए छत पर आया था, उन दोनों को इस तरह से चुप कर बातें करते देख ना चाहते हुए भी उनकी बात सुन चुका था। भैया आप यहाँ। वो उठकर खड़ी होती अच्छी खासी कंफ्यूज हुई। मुझे बस ये बताओ कि अभी 2 मिनट पहले तुम लोग यहाँ कौन सी बात कर रहे थे? वो काफ़ी सख्ती से पूछने लगा। अपनी बहन के आंसू उसे साफ दिख रहे थे। अरे हम तो यही कह रहे थे कि वलीमे पर लेट हो जाएंगे, अभी तक तो हम पार्लर भी नहीं गए, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं। वो जल्दी से इबादत का हाथ पकड़ती उसे लेते नीचे की तरफ चली गई। जबकि शहीर समझ चुका था वो उसे कुछ तो छुपा रही है, लेकिन ऐसा क्या था उसने जानना था। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो उसकी बहन की आंखों में आंसुओं की वजह बन गई थी? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो रो रही थी? वो किस बारे में बात कर रही थी? उसे किसी से डर लगता था क्या? कौन था वो शख्स जो उसकी बहन को डरा रहा था? उसे जानना था, और किसी भी हाल में जानना था, क्योंकि वो अपनी बहन के आंसुओं को बेमोल नहीं कर सकता था। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उस वक्त वो बहुत खुश था। इतने दिनों बाद आज वो ईज़ा को देखने वाला था। 2 दिन से वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। पीछे पता चला था कि मुबश्शिर को 2 दफ़ा दादी ने फ़ोन किया था। अब इसकी क्या वजह हो सकती थी उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शायद उन्होंने उसे रिश्ते के बारे में कुछ बताने के लिए फ़ोन किया। उसका दिल तो क्या उसका दिल तो किया था कि फ़ोन करके बात कर ले, लेकिन फिर सोचा कि वहीं जाने वाला है तो रूबरू उनसे मुलाकात करके उनसे पूछ लेगा, जो कि ज़्यादा बेहतर लग रही थी बात उसे। उसे यकीन था कि वो लोग उसके रिश्ते से हरगिज़ इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में बज़ाहिर कोई बुराई ना थी, और वो अपने आप को इतना काबिल तो समझता ही था कि कोई भी उसे रिजेक्ट ना कर पाए। और वैसे भी वो बारिक को बिज़नेस में इतना बड़ा प्रॉफिट दे चुका था कि हरगिज़ उसके साथ वो किसी तरह का पंगा नहीं ले सकता था, वरना उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। वैसे वो अपने साले को किसी तरह का नुकसान देना तो नहीं चाहता था, वो तो बस एक रिश्ता बनाना चाहता था। ये अलग बात थी कि उसने रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ ईज़ा के साथ बनाना था, बाकी सब के साथ कभी भी नहीं। एक दफ़ा उसकी ईज़ा से शादी हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। वो मज़ीद ये फ़ॉर्मेलिटीज़ और झूठे ड्रामे नहीं कर सकता था। वो अब तक ये सब कुछ सिर्फ़ ईज़ा की वजह से ही बर्दाश्त कर रहा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। एक दफ़ा शादी हो जाए तो इन सारे चक्करों से बाहर निकलने वाला था वो। अपनी तैयारी पर एक भरपूर नज़र डालते उसने बाहर की राह ली थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? वो उनके सामने झुकते खुशगवार अंदाज में बोला था, जबकि उसे देखकर वो भी खुश हो गई थी। इतने दिनों बाद जो मिल रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीता रह, खुश रह मेरा प्यारा बच्चा। वो उसके गालों को चूमते हुए उसे अपने साथ लगाती बेहद खुशी से कह रही थी, जीने की वजह दे दे, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी खुश रहूँगा। उसने मुस्कुराते हुए उनके साथ ही अपनी जगह बनाई थी। बात तो चलाई हुई है घर में, अब देखती हूँ कब तक जवाब मिलता है। तुम परेशान मत हो, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह। वो उसे उम्मीद दिलवा रही थी। अच्छा, क्या अब तक सिर्फ बात ही हो रही है? तो आपने मुझे फ़ोन क्यों किया था? मुबश्शिर ने बताया मेरी गैर मौजूदगी में आपने 2-3 दफ़ा मुझे फ़ोन किया। वो हैरानगी से पूछने लगा। तुम तुमसे बात करने का दिल कर रहा था, इसलिए बार बार फ़ोन कर रही थी तुम्हें। तुम भी तो दूसरे मुल्क जाने से पहले बता कर नहीं गए थे ना? बता कर जाया करो। बूढ़ी दादी तो और कुछ नहीं कर सकती ना, पर तुम्हारी खैरियत की दुआएं तो मांग सकती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि उसका मूड ख़राब हो गया था। उसे लग रहा था शायद उन लोगों ने कोई जवाब दे दिया, इसलिए बार बार उन्हें फ़ोन कर रही थी वो इसलिए वो बार बार उसे फ़ोन कर रही थी। इंशाल्लाह दादी, अगली दफ़ा जाने से पहले आपको बता कर जाऊँगा। बाकी सब लोग किधर हैं? उसने उठते हुए पूछा। हाँ, वो सब लोग बाहर ही होंगे। लड़कियां तो वहाँ तस्वीरें बना रही हैं, और मेरा प्यारा सा दूल्हा कैमरामैन बना हुआ है। देखो, उन्होंने ऊपर सीढ़ियों की जानिब इशारा किया, जिसके आगे इज़ा खड़ी तस्वीरें बनवा रही थी। हाय बारिक, कैसे हो तुम? बारिक के वहाँ अचानक आने पर उसने खुशगवार से लहजे में पूछा, जबकि बारिक का जवाब इतना खुशगवार नहीं आया था। उसने नॉर्मल से अंदाज में अपनी खैरियत बताते हुए उससे भी पूछी। उसका इतना लिया दिया अंदाज उसे समझ नहीं आया, जबकि वो दादी से कुछ कहकर वापस बाहर की तरफ चला गया। जब थोड़ी देर
देर बाद ज़बर उसे हॉल में मैनेजर के साथ बातें करता नजर आया। वो सभी मसरूफ़ लग रहे थे, इसलिए वो भी शहीर की जानिब आ गया। हाय यंग मैन, क्या हो रहा है? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा तो वो मुस्कुराकर उससे गले मिला था, जबकि ईज़ा का मूड ख़राब हो चुका था, जो उस वक्त पर्पल कलर की फ़्रॉक में बेहद हसीन लग रही थी। ये ज़रान भैया अभी तक क्यों नहीं आए? मुझसे तो कहकर गए थे कि मैं सबसे पहले हॉल में पहुंच जाऊंगा, बल्कि हॉल का दरवाज़ा भी मैं ही ओपन करूंगा। मैं देख के आती हूँ उन्हें। इससे पहले कि वो उसे मुखातिब करता, वो फ़ौरन वहाँ से निकल चुकी थी।